गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की 29 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस, आज जो मैगजीन है जल्दी अपडेट हो गई, तो मैंने वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दी। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने आउटलाइन किए हैं 8 प्रिंसिपल, किस तरह से जो इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम दोबारा रिपेयर कर सके। ठीक है, तो गाइस, ये जो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। तो गाइस, आप देख सकते हो कि जो इंडिया चाइना की रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, जो ईस्टर्न लद्दाख में जो लास्ट ईयर आपको पता है जैसे इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसकी वजह से क्या है, जो ईस्टर्न लद्दाख में जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या हुई है। एक सेकेंड, हाँ, सो गाइस, हम क्या बात कर रहे थे कि इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप बिगड़े थे लास्ट ईयर, उसकी वजह से ईस्टर्न लद्दाख में जो डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं या डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशनशिप वाज सिवर्ड एज डेवलपमेंट क्या कहीं ना कहीं क्या हुई है, ईस्टर्न लद्दाख में इम्पैक्ट हुई है। अभी क्या है, जो 9th राउंड ऑफ एक सीनियर कमांडर लेवल टास्किंग, देखो गाइस, टास्क के बिना लेवल होते हैं लाइक ज्वाइंट सेक्रेटेरिएट लेवल। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेवल की जो टॉक्स होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये जो अभी टॉक्स हुई है वो कौन से लेवल की हुई है, सीनियर कमांडर लेवल के लेवल की टॉक हुई है। जिसमें क्या हुआ है, अभी आपको पता है नॉर्दर्न सिक्किम में अभी नथुला पे क्या है, दोबारा इंडिया और चाइना में कुछ न कुछ फेस ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, ऑल्सो 2020 से पहले भी क्या है, कहीं ना कहीं कॉपरेशन और कंपटीशन दोनों में है इंडिया और चाइना में, जिसकी वजह से चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान के टेररिस्ट जो यूएन ने पाकिस्तान के टेररिस्ट को लिस्ट किया हुआ है उसे भी ब्लॉक कर दिया। आपको दिख ही रहा होगा जैसे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसकी वजह से चाइना क्या करती है, पाकिस्तान को फेवर करती है और यूएन की लिस्ट में जो भी पाकिस्तान के टेररिस्ट का नाम लिखा हुआ है तो चाइना ने उस पर क्या किया, ब्लॉक किया उसके। इसके अलावा इंडिया ताकि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में मेंबर बन जाए उसके मेंबरशिप को भी उसने क्या किया, अपोजिशन किया। ठीक है, सिंपल बात, आप देख रहे हो कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को फेवर कर रहा है पूरा पूरा और इंडिया को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। लाइक चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको बल्कि फेवर कर रहा है, और इंडिया को ताकि एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में मेंबरशिप ना मिले उसको क्या कर रहा है, जानबूझ के वो चाहते हैं कि वो ना मिले, इसलिए उसकी मेंबरशिप को अपोज कर रहा है। ठीक है, इसके पहले क्या है, जो ईएम ने भी क्या किया था, कुछ 8 पॉइंट्स प्रपोज किया था जिसमें प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए ताकि दोनों नेशन एक दूसरे से क्या कर सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है, सबसे पहले यही है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट में इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उनमें जो भी आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स पे आप स्ट्रिक्टली क्या करो, उसको कंप्लाई करो। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी पूरी अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो भाई, हमने एक पहले भी डिस्कशन किया था, ये जून जुलाई में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक विजन के जब मैं मंथली करंट अफेयर्स भी कराते थे, तो उसमें ये बताया था जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो डेफिनेशन है वो चाइना कुछ मानता है, इंडिया कुछ मानता है, जिसकी वजह से भी क्या ना, इस डेफिनेशन की अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं हो पाती। इसके अलावा हमें क्या करना है, आपको पता है जो मल्टीपोलर एशिया, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसके अलावा हमने कुछ और जो इंटरेस्ट है उस पर अपनी सेंसिटिविटी दिखाओ। आपको पता है इंडिया और चाइना का इकोनॉमिकली दोनों एक दूसरे पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें और इंटरेस्ट को अपना फायदा देखना चाहिए। इसके अलावा हमें पीस मेंटेन करके रखनी चाहिए, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना चाहिए ताकि हम ओवरऑल टाइप्स को अपनी एडवांस कर सके। इसके अलावा क्योंकि देखो दोनों के दोनों राइजिंग पावर्स हैं, सबके इंडिया और चाइना दोनों के अपने अपने एस्पिरेशंस हैं और हम अपने अपने इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने क्या करना चाहिए, जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हमें मैनेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो आप सबको पता है क्योंकि हम इंडिया और चाइना दोनों के आपस में कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो इससे जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको हमें मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा दोनों जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अभी की लड़ाई से ये ना हो कि आगे तक हमें कोई इफेक्ट पड़े। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि 3 म्यूचुअल को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंडिया और चाइना को आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए और म्यूचुअल इंटरेस्ट, ताकि हमारे इंडिया और चाइना में जो टाइज हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री ने अभी एड्रेस किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में दावोस एजेंडा। ठीक है, ये जो न्यूज है हमारी अगेन गई इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या देखो, दावोस एजेंडा क्या है, इट इज अ मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल लीडर्स, ताकि हम क्या कर सके, कुछ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और पार्टनरशिप को शेप कर सके। जो अभी कोविड-19 की वजह से जो चीजें अभी चैलेंज जिसको मिला है उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर सके, कुछ न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू पॉलिसीज या न्यू पार्टनरशिप को हम क्या कर सके, शेप कर सके। ठीक है, 7 थीम्स हैं किसकी, दावोस एजेंडा की।
कि किस तरह से हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकते हैं, किस तरह इकोनॉमी को अपनी बूस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी फॉर गुड। मतलब देखो आपको पता है टेक्नोलॉजी हमेशा गुड और बैड दोनों लेके आती है, तो हमें टेक्नोलॉजी किस तरह से गुड के लिए यूज कर सके, सोसाइटी एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, बेटर बिजनेस, हेल्दी फ्यूचर्स एंड बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स, इन सब पे ये 7 थीम्स हैं किसकी, डेवोस एजेंडा की। ठीक है, डेवोस एजेंडा क्या होता है, इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया है, जिसका एम यही है कि हम किस तरह से ग्लोबली इकोनॉमिकल और सोशल सिस्टम को क्या कर सके, ज्वाइंटली और अर्जेंटली बिल्ड कर सके, ताकि हम जो पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है उसको और ज्यादा फेयर बना सके, सस्टेनेबल बना सके और रेजिलियंट बना सके। ठीक है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट देखो आपको समझ में आ गया। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर एक डेवोस एजेंडा है, ठीक है, डेवोस एजेंडा क्या है, ताकि हम क्या कर सके, जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको मोबिलाइज कर सके, ताकि जो भी नए चैलेंजेस है जो कोविड की वजह से आए हैं उसको हम शेप कर सके। ठीक है, क्या 7 थीम्स है एजेंडा की, वो हमने पढ़ लिया है। डेवोस एजेंडा ने अभी क्या लॉन्च किया है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके अंदर यही है कि हम अपने ग्लोबल के इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को और ज्यादा फेयर बना सके, सस्टेनेबल बना सके। अब इसी ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव के 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट को और ज्यादा फेयर आउटकम्स लेके आ सके। इसके अलावा हमें इंश्योर करना है जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो मतलब कि ऑफ कोर्स अच्छे के लिए आए। ठीक है, हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज के जो गोल्स है वो अचीव हो, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी है। ये ना जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी रिच है वो बहुत ज्यादा और रिच हो, ऐसा ना हो। मतलब कि जो भी गोल्स है सबके अचीव हो, इक्वालिटी है, सस्टेनेबिलिटी है। इसके अलावा हम क्या कर सके, जो 4th इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के जो इनोवेशन है उनका फायदा उठा सके, ताकि पब्लिक गुड को सपोर्ट कर सके। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको पता होना चाहिए, एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम यही है कि हम क्या कर सके, वर्ल्ड को इंप्रूव कर सके, ताकि उनके बिजनेसेस, पॉलिटिकल, एकेडमिया या जो भी डिफरेंट लीडर्स हैं पर्टिकुलर कंट्री के, उनको एंगेज कर सके, ताकि हम अपना ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्रियल जो एजेंडाज हैं उनको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। एस्टेब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है। सबसे पहले ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं हम। डार्क मैटर नॉट सुपर हैवी और सुपर लाइट इन अ फर्स्ट साइंटिस्ट कैलकुलेट इट्स मास रेंज। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अब हम पढ़ते हैं भाई इसमें है क्या। अगेन वेट, हाँ गाइस, तो हम अपना बात कर रहे थे कि डार्क मैटर ना ही सुपर हैवी होता है ना ही सुपर लाइट होता है। पहला साइंटिस्ट ने ऐसे बोला, लेकिन अब साइंटिस्ट कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें डार्क मैटर या डार्क एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब उससे पहले पढ़ने से पहले भी हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है। देखो क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है, एक्चुअली जो आइंस्टाइन के जो क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट हैं और साथ में जो जनरल रिलेटिविटी के कंसेप्ट हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। देखो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, ना हमें साइंस में पीएचडी कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, जितना लिखा है बस उतना समझो। ठीक है, क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस्टाइन के जो क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट है और जो जनरल रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट है उनके कॉम्बिनेशन है, जिसने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो ग्रेविटी है वो काम करती है यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उन पे किस तरह से ग्रेविटी वर्क करती है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो आइंस्टाइन ने कंसेप्ट्स दिए थे उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम ग्रेविटी। सिंपल समझ में आ गया। क्वांटम ग्रेविटी की हेल्प से आप ये समझ सकते हो कि ग्रेविटी यूनिवर्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उन पे किस तरह से काम करती है। ठीक है, रिसर्च ने ये शो किया है जो डार्क मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं ये ना ही बहुत ही कम हल्के भी नहीं होते और बहुत ही भारी नहीं होते। इट इज नाइदर सुपर लाइट नॉर सुपर हैवी। ठीक है, अनलेस जब तक नहीं होता जब तक इन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, और एक कौन सा फोर्स एक्ट नहीं करता ये अभी तक हमें पता भी नहीं है। ठीक है, अभी जो रिसर्च हुई है इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद इस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता डार्क मैटर पे कौन सा फोर्स लगता है, लेकिन अभी जो रिसर्च हुई है उससे शायद हमें इस फोर्स के बारे में पता चल जाए। जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इट इज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ द यूनिवर्स। रफली जो 27% है वो डार्क मैटर है जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द गैलेक्सीज टुगेदर। ठीक है, डार्क मैटर की वजह से जो गैलेक्सीज हैं वो इकट्ठे यूनिवर्स में रह रहे हैं। इसके अलावा 68% जो यूनिवर्स का है वो डार्क एनर्जी से बना हुआ है। ठीक है,
जो रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से जो यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हुआ जा रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ गया? यूनिवर्स है, यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक डार्क एनर्जी, एक डार्क मैटर। ठीक है, जो डार्क मैटर है वो नियर अबाउट 27% है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो यूनिवर्स में इतनी सारी जो गैलेक्सीज हैं वो आपस में रह रही हैं। डार्क एनर्जी नियर अबाउट हमारे जो यूनिवर्स में है वो 68% है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि आज भी जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल किस पे डिपेंड है? डार्क एनर्जी पे। ठीक है, जो डार्क मैटर होता है वो कंप्लीटली इनविजिबल होता है लाइट पे या फिर किसी और तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, आप उसके थ्रू भी इस मैटर को नहीं देख सकते। और इसमें करंट जितने भी अभी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इस डार्क मैटर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाउएवर जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं मोशंस ऑफ क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज को, और साथ ही एंटायर यूनिवर्स के कुछ स्ट्रक्चर को हमें बताते हैं। ठीक है, अभी क्या है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो अभी पता लगा रहे हैं जो क्या मास की क्या रेंज है विद इन विच पार्टिकल दैट कुड मेक अप डार्क मैटर में लाइट यूजिंग क्वांटम ग्रेविटी। क्वांटम ग्रेविटी की हेल्प से क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, पता लगा रहे हैं कि कितना उस पार्टिकल का क्या मास हो सकता है जिसके अंदर जो डार्क मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब कि कितने, मतलब कि वेट के जो डार्क मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो मिलके डार्क मैटर बना रहे हैं, उनके मास को पता लगा रहे हैं यूजिंग क्वांटम ग्रेविटी। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट में गो फॉर हायर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अगेन गाइस ये जो न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या, कल हमने पढ़ा था किस तरह से ओ बजट फाइनेंसिंग के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं हायर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में। तो गाइस अभी क्या है, कल भी हमने पढ़ा था कि जो ओ बजट फाइनेंसिंग है वो हमारा कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करेगी। उसी तरह जो अगर गवर्नमेंट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रूट को यूज करेगी तो इससे जो फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का बढ़ रहा है उस फिस्कल डेफिसिट को वो कम कर सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, जो हम मनी बोरो कर रहे हैं वो कंट्री के आउटसाइड से करें, किसी और कंट्री से आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो। एक्सटर्नल डेप्ट आप उसी करेंसी में बैक करते हो जिसमें आपने बोरो किया। लाइक अगर आप जो मतलब कि पैसा बोरो कर रहे हो डॉलर में कर रहे हो तो उसी डॉलर में ही आप उसको रिटर्न करोगे। ठीक है, ये आप कहाँ कहाँ से इस पैसे को बोरो कर सकते हो, यू कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम फॉरेन कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF से पैसा उधार ले सकते हो, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हो, या फिर जो फॉरेन नेशंस के जो गवर्नमेंट है उनसे ले सकते हो। ये जो फंड्स है उसको मेनली इसलिए यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, लाइक अगर आप 10-20 साल के लिए ले रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स के लिए आप क्या करते हो, बाहर से पैसा उधार लेते हो। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आप इंटरेस्ट रेट से बचना चाह रहे हो देन यू विल गो फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इंडिया का जो करंट जो डेब्ट टू GDP रेशियो है वो सबसे कम है ग्लोबली, मतलब कि नियर अबाउट 5% है। ठीक है, कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है हमें अपनी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, उसके लिए NIP भी चल रही है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कंसीडर करते हुए लॉन्ग टर्म फंडिंग की हमें जरूरत है, और हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है लॉन्ग टर्म फंडिंग, इसलिए हायर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एक अच्छा ऑप्शन है। जो अमाउंट रेज किया गया है थ्रू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वो पिछले 8 मंथ्स में बड़ा है, कितना हो चुका है, नियर अबाउट 38,495 करोड़, जो कि 833% है बजट एस्टिमेट का। सिग्निफिकेंस क्या है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कहीं ना कहीं क्राउडिंग आउट इफेक्ट को रिड्यूस करता है। देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, लाइक अगर आपकी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिरने लगेगी तो जो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका भी ट्रस्ट क्या होएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, और वो अपने जो पैसे जो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है वो सब ले लेके भागेंगे। तो इससे क्या आएगा, क्राउडिंग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, जो क्राउडिंग इफेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो बोरिंग का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करके और प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी करा के। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया। अब देख सकते हो 2018-19 में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ओनली 5,000 करोड़ के करीब है, 2019 में 11,000 करोड़ के करीब है, 2020 में जो है 4620 है, बाकी तो कोई लिखा है आप लिख लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। एक सेकेंड, गवर्नमेंट प्लान करिए 5% इन्फ्लेशन गोल टू गिव RBI रूम टू ट्रिम रेट्स। ठीक है, अगेन गाइस ये इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा। ठीक है,
गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि हम इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 5% तक रखेंगे, ताकि हम क्या कर सके, हाउएवर ±2% बना के रखें फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। आप सबको पता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसका काम होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको हमने इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 445(b), जो क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करता है, जैसे रेपो रेट क्या होना चाहिए, ताकि हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, आरबीआई 1934 मैंडेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई के साथ कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट को डिटरमाइन करना है हर 5 सालों में एक बार। ठीक है, गवर्नमेंट ने 2016 में नोटिफाई किया था कि 4% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस इन्फ्लेशन टारगेट अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखो अभी हमने क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के साथ कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट को हर 5 साल में एक बार कंसीडर कर दिया। अभी गवर्नमेंट ने कितना इन्फ्लेशन टारगेट रखा है, 5%, बाकी ±2% हो सकता है, मतलब 3 से 7% हो सकता है। ठीक है, 2016 में लास्ट किया था, 5 साल हो गए, 2021 आ गया। तो पहले जो हमने कंसीडर किया था वो 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन टारगेट किया था फॉर द पीरियड 2016 टू 31 मार्च 2021, जिसकी अपर टॉलरेंस लिमिट 6% थी और लोअर लिमिट क्या 2%, मतलब 4% में भी ±2% इन्होंने किया था। लो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं क्या इंपैक्ट करती है, इट इंपैक्ट्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ हाई लेवल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट डेट। सॉरी गाइस, कभी कभी ना अपने फोन से बंदा तंग आ जाता है। ठीक है, तो लो इन्फ्लेशन क्या कर सकता है, इट विल एडवर्सली इंपैक्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ हाई लेवल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट डेट, क्यों जो डेप्ट्स है वो टिपिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं नॉमिनल वैल्यूज में लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, जो मतलब कि थोड़ी इन्फ्लेशन हमारी मतलब कि बनी रहनी चाहिए ताकि जो डेप्ट है उसकी रियल वैल्यू बनी रहे। ठीक है, ऑल्सो अगर हम इन्फ्लेशन टारगेट को रिवाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आरबीआई इससे क्या करेगा, अपनी पॉलिसी रेट को कट करेगा ताकि पैंडेमिक की वजह से जो मतलब कि इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा उसको ग्रोथ दे सके। हाउएवर रिसेंट क्या आरबीआई पेपर ने फाउंड आउट करा है कि हमारे इंडिया के लिए 4% इन्फ्लेशन अप्रोप्रिएट है, लेकिन अभी हमने कितना किया, 5% टारगेट किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। फर्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट किसका इनिशिएटिव है, टाटा ट्रस्ट का है और पार्टनर्स का है। इसमें क्या है, कंट्री में वुमेन अकाउंट करती है फॉर 10% ऑफ ऑल द पुलिस पर्सनल, मतलब कि देखो सिंपल बात पता है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिपीट रिलीज हुई है, किसने किया, टाटा ट्रस्ट और पार्टनर्स ने। इस कंट्री में जो वुमेन है हमारी इंडिया में 10% ही पुलिस पर्सनल है, 7% 2017 में थी, जिसमें जो 25% वुमेन पुलिस है वो बिहार में। तो आप देख रहे हो बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस है। कौन कहता है भी बिहार बैकवर्ड है। ठीक है, 13% प्रिजन स्टाफ है, मतलब और इससे पहले जो 10% है वो दिसंबर 2016। देखो गाइस, पुलिस पर्सनल आप सबसे महिला जो पुलिस है वो 10% है। प्रिजन स्टाफ मतलब कि जो प्रिजन के अंदर जो वुमेन स्टाफ चाहिए फीमेल स्टाफ वो 13% है। हाई कोर्ट जजेस में वुमेन की कॉन्ट्रीब्यूशन 29.3% है, जो कि 2017-18 में 26.5% थी। कर्नाटका इट इज द ओनली स्टेट जिसने अपना कोटा पूरा किया है। SC, ST और OBC बोथ ऑफिसर कैडर और कांस्टेबल दोनों में कर्नाटका में जो अपनी सभी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा पब्लिश की गई है, कहीं से लास्ट ईयर भी थी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रेशियो इंटरनेशनल के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ये 180 कंट्रीज को रैंक करती है और देखती है कि वहां पे पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है, एक्सपर्ट्स और वहां के बिजनेस पीपल के। ठीक है, ये 0 to 100 के स्केल को यूज करती है। किसी कंट्री का अगर 0 स्कोर है इसका मतलब वो कंट्री हाईली करप्ट है, अगर किसी कंट्री का 100 स्कोर है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा क्लीन है। इंडिया का जो रैंक है वो 86 है, मतलब कि और 2019 में जो इंडिया का रैंक था वो 80th है, इसका मतलब विद अ स्कोर ऑफ 40। ठीक है, मतलब कि इंडिया का जो स्कोर है वो 40 है लेकिन रैंक 86 है। ठीक है, तो मतलब कि आप देख सकते हो मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ऑफ कोर्स इसका हमेशा फर्स्ट पोजीशन है जिसका स्कोर 88 है। सोमालिया और साउथ सुडान इसका रैंक लोएस्ट है 179 पोजीशन और स्कोर इज ओनली 12। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड सेलिब्रेट्स 25 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। देखो ये जो सेंटर सर्विसेज है इसको 25 साल हो गए एस्टेब्लिश को। ठीक है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटेड ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, किसके अंडर है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर है। इस इवेंट के ड्यूरिंग कुछ और प्रोडक्ट्स है जिन्हें लॉन्च किया गया है। एक तेजस है, ये आप सबको पता होगा, ये पावरफुल डाटा एनालिसिस है ताकि ऑफिसर्स इसको यूज कर सकते हैं टू डिजाइन एनालिटिकल रिपोर्ट। इसके अलावा ई ऑक्शन इंडिया
ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकता है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑक्शन रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जो भी अगर आपको नीलामी करनी है उन सबको पूरा करेगा। वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल ये करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ताकि इजीली और कुछ एप्लीकेशंस को असेस कर सके, उसके लिए इसको बनाए। ठीक है, इट विल ईज एंड एनहेंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ की एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिसीव GI फॉर बासमती राइस। पाकिस्तान के जो बासमती राइस है उनको जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुका है। अभी क्या है, डिस्पाइट इंडिया की अपोजिशन के बाद भी पाकिस्तान को GI टैग मिल गया उसके बासमती राइस के लिए, जिसकी वजह से क्या है, फॉर क्रिएटिंग द लोकल रजिस्ट्री फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ राइस एंड मेकिंग अ केस इन द इंटरनेशनल मैटर। देखो किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाता है तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन में चैलेंज किया था अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया ने बोला था कि बासमती राइस इंडिया का रजिस्टर्ड है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, GI अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग देते हैं, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली वो ज्योग्राफिकल ओरिजिन है और उसमें कुछ क्वालिटीज हैं, उसकी कुछ रेपुटेशन है उसके ओरिजिन की वजह से। ठीक है, आपको पता है GI किसके अंदर कवर होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कवर होता है अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है, हाउएवर बाय डिसरिगार्डिंग द एडवाइस बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मतलब कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वो एडवाइस नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है किसके अंदर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसका काम क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोर्सेज और एडवाइजरी ऑफर करती है वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट पे। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक नॉलेज को बिल्डअप करती है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे, कोलैबोरेट करती है विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वाइल्ड लाइफ रिसर्च, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और कुछ एडवाइस प्रोवाइड करती है ऑन स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसकी कहाँ पे है, बेस्ड ऑन देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आज की लास्ट है या नहीं लास्ट नहीं है। लाला लाजपत राय जिनकी एनिवर्सरी है 28 जनवरी को थी। ठीक है, इनको आपको पता है पंजाब केसरी भी बोलते हैं। इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को फाउंडेड किया था, हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट को भी फाउंडेड किया था। 1917 में ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में। 1920 में इन्होंने कांग्रेस के स्पेशल सेशन को एड्रेस किया था जो कि कोलकाता में हुआ था। 1928 में इन्होंने साइमन मिशन के अगेंस्ट साइलेंट मार्च को कंडक्ट किया था और काफी इंजरीज भी इनको आई थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी और उस डेथ का बदला भगत सिंह के द्वारा लिया गया, जिनको उन्होंने जब जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है ना, जहाँ पे जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं, उसमें ही इनको बदला लिया था। बाकी इन्होंने क्या क्या आर्टिकल्स लिखे थे आपको पता होना चाहिए, अ हिंदूज इंप्रेशन एंड स्टडी, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, स्वराज एंड सोशल चेंज और इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये सब इन्होंने लिखा था। ठीक है, लास्ट न्यूज आज की पथारोगत अपराइजिंग। देखो ये पीजन अपराइजिंग थी अगेंस्ट ब्रिटिश 1894 में हुई थी असम के दारंग डिस्ट्रिक्ट के एक पथारोगत एरिया में। अब इसमें जो ये पीजन अपराइजिंग हुई थी, ये अनआर्म्ड पीजन था, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसमें जो पीजन प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा अनटिल जो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं किया जाएगा उनके प्रॉब्लम का। ठीक है, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने पुलिस को ऑर्डर किया था कि फायर को ओपन करो, जैसे जलियांवाला बाग में किया था। जो भी वहां पे 100 ऑफ लोग जो इकट्ठे थे उन पे फायर ओपन किया गया, जिसमें 140 जो लोग थे वो ऑन द स्पॉट मर गए थे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।